इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सियासी और सामाजिक चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच महिला नेत्रियों ने इस विधेयक का जोरदार समर्थन करते हुए इसे महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया है। महिला नेत्रियों ने कहा कि यह कदम सिर्फ वरिष्ठ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए भी बड़ा अवसर है, जिससे वे अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता के जरिए देश निर्माण में अहम भूमिका निभा सकती हैं। कि एक नए युग की शुरुआत इस वुमेन रिजर्वेशन बिल के माध्यम से हो रही है। एक पूरी शताब्दी लग गई देश की बेटियों को, देश की महिलाओं को इस दौर से गुजरने में कि जहां बेटी बचाओ से शुरू हुए थे, बेटी पढ़ाओ में आए और अब बेटी बढ़ाओ की ओर बढ़ रहे हैं। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम सच में देश की प्रगति को एक अलग मुकाम पे लेके जाएगा। निर्णयों में सहभागिता, पॉलिसी मेकिंग में आपका उपस्थित रहना पूरे समाज को, पूरे महिला जगत को और पूरे देश को प्रगति की उस नए आयाम पे पहुंचाएगा जहां पे हर निर्णय में देश की महिला की सहभागिता होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आज उन्होंने इस नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में देश के सभी नारियों को उन्होंने संबोधित किया और आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न मतलब प्रबुद्ध वर्ग की हमारी सभी बहनें यहाँ पे उपस्थित थी। हर एक क्षेत्र से, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा या चिकित्सा, हर जगत से या फिर मीडिया से, सभी क्षेत्र से सभी हमारी प्रबुद्ध बहनें आई थी और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने संदेश दिया है नारी शक्ति के लिए। उनके मन में जो सोच है कि जो लगातार उन्होंने जो कार्यक्रम किए हैं उसकी भी चर्चा उन्होंने की और साथ ही साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो, इसके लिए जो अभी विशेष सत्र रखा गया है उसमें सभी को, सभी दल पार्टी लाइन से ऊपर उठकर महिलाओं के सर्वोत्तम हित के लिए इस संशोधन को इसमें सब लोग मिलकर पारित कराएं, ताकि हमारी महिलाएं जो आधी आबादी हैं, वर्षों से संघर्षरत रही हैं, उनके संघर्षों को एक नया उनको एक स्थान मिल सके और 2029 में उनकी सक्रिय भागीदारी लोकसभा और राज्यसभाओं में, विधानसभाओं में हो सके, इसके लिए उन्होंने आग्रह किया है। तो हम सबसे अपील करेंगे कि सब लोग इसमें 2023 में नई पार्लियामेंट में ये बिल आया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब संवैधानिक दर्जे के तहत महिलाओं की सीटें सुरक्षित होंगी लोकसभा के लिए, विधानसभाओं के लिए। और मेरा मानना है कि नारी तो हमेशा बंधनी रही है, नारी की भूमिका हर क्षेत्र में रही है, अध्यात्म से लेकर के आजादी के समय से लेकर के, और आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं की भागीदारी ना हो। तो फिर संसद और विधानसभाओं में क्यों ना हो। उसका ये 16, 17, 18 जो 16 से लेकर 18 तक चलेगा, ये बहुत एक उत्सव का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। उसको मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि एक नई ऊंचाइयाँ इस पार्लियामेंट की होंगी, नई डिबेट होगी और जो भी कानून बनेगा उसमें महिलाओं की भागीदारी होगी। Nari Shakti Vandan is the need of the hour. The people of this country and especially the women have waited 27 long years. If we are able to fight 181 seats for the upcoming Lok Sabha, it's a great tribute because with opportunity comes the opportunity to showcase one's talent. In that reference, if the Prime Minister has written to the opposition and all stakeholders saying come forward and support Nari Shakti Vandan, I think it should be viewed very progressively. Why is the opposition trying to tarnish the image of the government and the political will of the Prime Minister, suggesting that this is some kind of vote bank? If at all, women of India, which is 50% of the electorate, are the vote bank, and it's time that the opposition. नागपुर में मोहन भागवत ने पंच कल्याणक महामहोत्सव नामक धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति की परंपराओं पर प्रकाश डाला। भागवत ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में नैतिकता, सद्भाव और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करते हैं। उन्होंने युवाओं से अपनी जड़ों से जुड़े रहने और भारतीय जीवन मूल्यों को अपनाने की अपील की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजन का उद्देश्य धार्मिक जागरूकता बढ़ाना और समाज में सकारात्मक संदेश फैलाना बताया गया है। हम 13 को मनाते हैं।
तो ये जब बताया गया तो मेरे मन में आया ये जो संयोग हुआ है उसमें भी कुछ अर्थ है, वो हम सबके लिए पूर्ण जो अंक है वो तो शून्य है, और हम अपने आप को एक हस्ती समझते हैं, भौतिक दूसरे से तो है ही, तो हम सब लोग एक एक है। और हमारा जो सारा क्रियाकलाप है मेरा, मेरे परिवार में और मेरे समाज में 3 प्रकार, उसके केंद्र में हम अपने आप को रखते हैं और जीवन जीते हैं। ये एक प्रकार का जीवन है। नोएडा फेज 2 में मजदूरों के उग्र प्रदर्शन और हिंसा पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने राज्य की सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में हर स्तर पर अन्याय हो रहा है, आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, महंगाई लगातार लोगों को तोड़ रही है और बेरोजगारी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। उनके मुताबिक यही वजह है कि मजदूर अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। नोएडा की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मजदूर अपने हक की मांग कर रहे थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि प्रदर्शन हिंसक हो गया, जो इस बात का संकेत है कि अंदरूनी असंतोष काफी गहरा है। अन्याय बेरोजगारी बढ़ा करके हो रहा है। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है, जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहां से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? एक तरफ तो सरकार निवेश की बात कर रही है, वहीं मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। और निवेश अगर आएगा और मजदूर नहीं होंगे तो कारखाने कैसे चलेंगे? ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती। सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। पटना में संजय सरांगी ने जानकारी दी कि बीजेपी विधायक दल की बैठक कार्यालय में आयोजित होगी। यह बैठक शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होगी, जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके बाद शाम 4 बजे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में महत्वपूर्ण राजनीतिक रणनीतियों और आगामी निर्णयों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय जनता 14 अप्रैल को दिन के 3 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें भाजपा विधानमंडल दल के नए नेता का चुनाव होगा। केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है भाजपा विधानमंडल दल के नए नेता के चुनाव हेतु। इसलिए बैठक बुलाई गई है और शिवराज सिंह चौहान जी भी इस बैठक में रहेंगे। और एनडीए विधानमंडल दल की बैठक बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में 14 अप्रैल को ही 4 बजे बुलाई गई है, जिसमें एनडीए के विधानमंडल दल के नए नेता का चुनाव होगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिंगर आशा भोसले का राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बॉलीवुड सिंगर्स ने उनका गाना अभी ना जाओ छोड़कर गाकर विदाई दी। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले की अंतिम यात्रा से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवाजी पार्क पहुंचे। दोनों नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संगीत योगदान को याद किया। सोमवार सुबह उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके मुंबई स्थित उनके निवास कासा ग्रांडे में रखा गया था। उन्हें तिरंगे में लपेटकर सलामी भी दी गई।
तो मुंबई में मशहूर सिंगर आशा भोसले का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और जो बॉलीवुड के लोग हैं उन्होंने उनका गीत गाकर उन्हें अंतिम विदाई दी। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सियासत गर्मा गई है। उन्होंने डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित छात्र संघ समारोह को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की अभद्र भाषा और गाली गलौज देवभूमि की संस्कृति का अपमान है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों और गायक को आमंत्रित करने वालों की भी फटकार लगाई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा कि इस तरह के आयोजनों में कहीं ना कहीं पैसों की लूट हो रही है और जो छात्र संस्कृति और शिक्षण संस्थानों के लिए ठीक नहीं है। देहरादून स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने 6 नई जन सुविधाओं का लोकार्पण किया। इन सुविधाओं का उद्देश्य मरीजों को बेहतर इलाज, आसान रजिस्ट्रेशन और विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे अस्पताल में भीड़ और भटकाव कम होगा। इन नई सुविधाओं में ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट, हर फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर, स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक, पैथोलॉजी विभाग में आधुनिक मशीन, हेल्थ पैकेज चेकअप्स और वर्क स्टेशन शामिल है। दून मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है ये लगातार बेहतर सुविधाओं के साथ जनता के प्रति एक संवेदनशीलता रखते हुए लगातार ग्रोथ, यहाँ के हर क्षेत्र की ग्रोथ बढ़ी है, चाहे वो सर्जरी का मामला हो, ओपीडी का हो, आईपीडी का हो, अल्ट्रासाउंड हो, एमआरआई हो, हर जगह एक ग्रोथ बढ़ी है और कई जगह पर तो 300% इन लोगों ने तरक्की की है। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जा रहा है, बाकी है। तो आज आपने देखा कि यहाँ पर 5 चीज़ों की शुरुआत हुई है, जिसमें हर फ्लोर पे रजिस्ट्रेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी यहाँ पर शुरुआत की गई है, जो स्पेशल बच्चों के लिए, वही स्पेशल बच्चों के लिए है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स इंजरी की क्लिनिक की भी शुरुआत यहाँ पे की गई है और पैथोलॉजी सिस्टम का मशीन के बाद इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ पैकेज। जयपुर में जल जीवन मिशन से जुड़े मामले में आरोपी पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल को अदालत में पेश किया गया। इस मामले में उन पर कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। पेशी के दौरान अदालत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जांच एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। इस मामले को राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तारीख तक उन्हें पुलिस कस्टडी जो दी है। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी साझा किया था, द केस इज अबाउट 37 टेंडर्स और जो वर्क ऑर्डर्स जिनको आप कहते हैं। तो वर्क ऑर्डर्स जो होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक जो 5 करोड़ से ऊपर का होता है, विच इज़ ग्रांटेड बाय द फाइनेंस कमिटी, विच इज़ हेडेड बाय द ACS। उसके जो बिलो जो टेंडर्स होते हैं, उसके जो बिलो जो टेंडर्स होते हैं, दे आर ग्रांटेड और दे आर सैंक्शन। जो उनकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होती है वो चीफ इंजीनियर है, उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। सो इस पूरे प्रकरण के अंदर, इस पूरे केस में जो एलिगेशन है ACB के, एज पर दोज एलिगेशन, जो 4 जो टेंडर्स और जो वर्क ऑर्डर्स जो थे, जो कि सुबोध अग्रवाल के कार्यकाल के समय जो दिए गए, विच वर अबव 5 करोड़ जो फाइनेंस कमेटी ने दिया, वो चारों टेंडर्स इन्होंने कैंसिल करवाए। जब ये इरकॉन का जो फर्जी पट्टे का जो भी प्रकरण इनके प्रसंज्ञान में आया, इन्होंने वो कैंसिल कराए। विशाल सक्सेना के अगेंस्ट में इन्होंने एक्शन लिया, ब्लैकलिस्ट किया उन सब फर्म्स को, जो कि कॉन्ट्रैक्टर जो फर्म्स थी, उन सबको ब्लैकलिस्ट किया। एक FIR जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, एक FIR भी विशाल सक्सेना के अगेंस्ट में इन्होंने
दर्ज करवाई। तो मेरा यही सबमिशन है, जो अगेन आई रिएटरेट ऑन द सेम पॉइंट्स कि जिस आदमी के टेन्योर में या जिन पे जो एलिगेशन थे ECB के, वो टेंडर्स ही इन्होंने खुद ने कैंसिल किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट में आबकारी नीति मामले में जुड़ी याचिका पर स्वयं बहस करने पहुंचे। उन्होंने अदालत में जस्टिस सूर्यकांता शर्मा से सुनवाई से अलग होने का अनुरोध किया, यह कहते हुए कि निष्पक्षता को लेकर उन्हें आशंका है। केजरीवाल ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट उन्हें पहले ही आरोप मुक्त कर चुका है, फिर भी वह आरोपी की तरह खड़े हैं। सुनवाई के बाद उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। अदालत ने उनकी दलीलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी है। मुंबई में कल्याण अहिल्या नगर राजमार्ग पर एक ट्रक और वैन के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। उनको 13 अप्रैल को सुबह 11:15 के आसपास एक टाटा इको और टाटा मिक्सचर, जो इनमें रायता ब्रिज के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है। तो इसमें इको वैन में जो प्रवासी है 11, उनका एक्सीडेंट में इंजर होके उनको गोयल हॉस्पिटल में अभी रिमूव किया है। उसमें 11 की कैजुअलिटी होने की संभावना है, वो आगे की प्रोसेस चालू है। लुधियाना में रक्षा विशेषज्ञ दलविंदर सिंह ग्रेवाल ने वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने पोप की धार्मिक भूमिका के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट की विदेश नीति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि चल रहे संघर्षों में नागरिकों और बच्चों को भारी नुकसान हो रहा है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान देना चाहिए। जो पोप लियो 14 है, ये ईसाइयों का सबसे बड़ा धार्मिक लीडर है। हैरानी की बात यह है कि है भी ये अमेरिका से ही, और इसको जो अभी ट्रंप कह रहा है कि अगर मैं वहाँ ना होता तो ये पोप नहीं बनता। लेकिन पोप ने इंसानियत के काफ़ी बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं, जिसमेमें उसने कहा है, एक तो ये जो इमिग्रेंट्स को बड़ी बुरी तरह बाहर भेजा जा रहा है, दूसरा ईरान में जैसे 168 बच्चों के ऊपर बम गिराए गए और मारे गए, उसके ऊपर उसको बड़ा दुख हुआ है। और जो लड़ाई हो रही है जिसमें हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी वो लगातार पोप ने बयान दिया है और कहा है कि जो अभी लड़ाई हो रही है ये बंद होनी चाहिए और खून खराबा बंद होना चाहिए और शांति होनी चाहिए। और ये जो लेफ्टिस्ट व्यू हैं उसको ट्रंप ने कहा है कि ये जो है ये एक इनको ना तो कुछ फॉरेन पॉलिसीज के बारे में पता है और ना इसके बारे में कुछ कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो पोप के फिट भी नहीं है, और ये उसके ऊपर बहुत गुस्से से जैसे उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसे पोप की हमें ज़रूरत नहीं है। सुकमा में विष्णुदेव साय एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी नई पहल की शुरुआत की और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दूरदराज क्षेत्रों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाना। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। सीएम साय ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। स्वच्छ बस्तर अभियान के शुभारंभ महोत्सव में हम लोगों के बीच जाते हैं, वो भी जनजाति समाज से। लेकिन हम लोग शुरू में बार बार आह्वान किए, माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आह्वान किए, हमने आह्वान किया, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने आह्वान किया कि आप सब लोग गोलीबारी की भाषा छोड़िए, हिंसा की भाषा छोड़िए। हिंसा से और गोलीबारी से
कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इसलिए आज समर्पण करिए, आप लोगों के साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों का जीवन अच्छा करेगी और हम लोग पूरे देश के नक्सल प्रभावित प्रदेशों में जो पुनर्वास नीति था वो सब का अध्ययन करके एक अच्छा पुनर्वास नीति हमारे छत्तीसगढ़ में लाए और उसका परिणाम भी हुआ कि 3000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण भी किए और आज उनके भी घोषणा कर रहे हैं। तो आज ये 3 से 8 काम 308 करोड़ का सौगात तो मिला है, लेकिन ये 8 काम का सौगात फिर देके जा रहे हैं और आगे जब भी आएंगे इसी तरह से क्षेत्र को सौगात देते जाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।